गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 8 जुलाई और आज का हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। आज जो है हम लोग बिहार ल्यूसेंट में स्पेशल में हम लोग देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। हालांकि डाटा जो है कुछ आंकड़े वो पुराने हैं, जिस डाटे को जो है जब आर्थिक समीक्षा जो है नया आएगा, जब एग्जाम नज़दीक रहेगा तो उस समय हम आपको बताएंगे। लेकिन जो परंपरागत है बिहार के अर्थव्यवस्था में उसको जो है मोटे तौर पे हम आपको बता देंगे। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स आज का देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है जब अर्थव्यवस्था हम लोग देखते हैं तो बिहार में जो है जीडीपी के बारे में देखते हैं। और बिहार जब आता है तो जीडीपी आता है, स्टेट जीडीपी, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में आती है। और सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम विभिन्न क्षेत्रों में इसको बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जो है हम बांटते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी जो है ये कितना है। तो 2016-17 में 22.1% जो है प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी। वहीं जो है 2020-21 में ये 19.2% जो है रह गई। वहीं द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई। 2016-17 में 20.6% थी और 2021 में 19.5 रह गई। वहीं तृतीय क्षेत्र में हिस्सेदारी जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2016-17 में 57% थी और 2020-21 में जो 61.2% हो गई। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में, किन क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है बिहार में। तो तृतीय क्षेत्र में जो है ये हमेशा से जो है तृतीय क्षेत्र में वृद्धि ज्यादा भारत के लेवल पे भी और बिहार के लेवल पे भी जो है ये तृतीय क्षेत्र में हिस्सेदारी है। और ये जो है आपको अब बिहार पुलिस, बिहार एसआई इस सब में पूछ सकता है, तो इसको याद रखेंगे। तृतीय क्षेत्र की जो है हिस्सेदारी बढ़ी है सबसे ज्यादा। अब हम लोग जो है ये देखते हैं यहाँ पर कि जो वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद क्या था, मतलब किस जिले का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो आपको पता है कि बिहार में जो है 38 जिले हैं और 38 जिलों को जो है रैंकिंग दिया गया और उस रैंकिंग में पटना जिले शीर्ष पर जो है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में है, जिसका कि 1.31 लाख जो है प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद है। तो ये पटना शीर्ष पर है, ये पूछा जा चुका है, ये याद रखेंगे। जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा किसका है, उत्पादन भी वो पटना जिले का है। वहीं सबसे कम जो है 0.19 लाख प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद ये शिवहर जिले का है। ये दोनों जो है आप लोग अभी ही रट लेंगे, शिवहर का सबसे कम, पटना का सबसे ज्यादा, ये पूछा जा चुका है। और निम्न मतलब जो बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई, इन सब एग्जामों में जो है पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। अब आते हैं आगे की। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच वार्षिक मुद्रास्फीति दर ग्रामीण 2.8%, शहरी 4.9% एवं समग्र जो है 3.1% जो है मुद्रास्फीति थी। अब आते हैं बिहार में राजकीय वित्तीयन के बारे में देखें। तो राजकीय वित्तीयन में ये यहाँ पर देखेंगे कि 2020-21 में कोविड-19 की महामारी जब आई थी तो पहली वर्ष था जिसके आर्थिक वृद्धि जो है नकारात्मक रही थी, आर्थिक वृद्धि जो है वो कम रही थी। आगे जो है
इसी में हम आपको बताते चलें कि जो ये आर्थिक वृद्धि था, आर्थिक वृद्धि में वित्त और अन्य मामलों को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 में सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय गत वर्ष की अपेक्षा 13% बढ़ा है और 13% जो है बढ़कर 1,65,696 करोड़ जो है हो गया है। तो ये डाटा भी हालांकि अभी आप जरूरी नहीं है, ये नया डाटा आएगा तो आपको जो है जरूरी पड़ेगा। अब जो है हम लोग ये सब सारे के सारे पुराने डाटे होंगे, नए डाटे जब आएंगे तो हम आपको बताएंगे। जो मुख्य तथ्य है वो जरूर आप लोग ध्यान में देखेंगे और उसको जो जब नया डाटा आएगा तो डाटा को फिट कर देना। जैसे कि कृषि और सहकारिता क्षेत्र में बिहार का क्या है, तो 2016-17 से 2020-21 कुल 5 वर्ष में जो है के दौरान कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र की वृद्धि दर जो है 2.1% थी। गत 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों में पशुधन की वृद्धि 10% और मत्स्य पालन की वृद्धि 7% जो है कि कुल मिलाकर 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र में जो है हिस्सेदारी 19% थी। तो ये 2020-21 की बात है। बस आपको जो है यहाँ 2024-25 ये डाटा जो है फिट करना है। आपको 2024-25 ये डाटा फिट करना है और ये याद रखना है। ये सब चीजें पशुधन, मत्स्य पालन, ये सारा कुछ रहेगा, ये याद करना जो है मुख्य रूप से फिट करना है। अब हम जो है इसी में आगे चलते हैं कि आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली मिशन जो है बिहार सरकार द्वारा चलाया गया था। इस हरियाली मिशन के तहत क्या क्या मुख्य योजनाएं थी, इसमें क्या क्या तथ्यों को इस अभियान के तहत रखा गया था, उस इम्पोर्टेंट तथ्य को आप लोग अभी ही ध्यान में रख लेंगे। जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल करना, जो परंपरा जल स्रोत है, नए जल स्रोतों का निर्माण करने और जल संग्रहण एवं भंडारण संरचनाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं को कार्यान्वयन किया जाना जो है जल जीवन हरियाली मिशन का जो है एक उद्देश्य है। पूरी हुई योजनाओं से योजना के अंग के बतौर जो है लगभग 669.93 लाख घन मीटर जल संग्रह क्षमता के साथ कुल जो है 1.21 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करना भी जो है इसका लक्ष्य था, और जो कि लक्ष्य की पूर्ति भी जो है कुछ हद तक कर पाई है सरकार। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि अब सहकारिता के अंतर्गत क्या किया गया है। सहकारी समितियां जो बनाया गया, वो सहकारी समितियां राज्य में दूध के उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में जो है उभरी है ये सहकारी समितियां। और बिहार का कुल दूध उत्पादन जो है 2020-21 में 115.01 लाख टन जो है था, जो कि अगर जो विगत वर्षों में देखें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर राज्य में मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी जो है प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। अंडा उत्पादन में करीब 32.4% की जो है वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। और ये भी आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, अंडा उत्पादन जो है हाजीपुर में जो है ज्यादा होता है बिहार में। ये भी तथ्य जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग उद्यमता क्षेत्र, और ये सब डाटा जो है चेंज होते रहता है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि ये सब डाटा देख रहे हैं 2021-22 का है, आपको पढ़ना है 2024-25 का, लेकिन तथ्य यही पढ़ना है, डाटा चेंज हो जाएगा। जैसे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2015-16 और 2019-20 के बीच सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बिहार और भारत दोनों में घटा है। इसमें बिहार में मामूली जो है 20.3 से 20.1% हो गई, जो कमी हुई, लेकिन भारत के मामले में जो है 31.6 से 29.6 की कमी आई। ये कमी जो है देखा गया है ये 2021-22 में। यहाँ पर डाटा जो है चेंज हो जाए
जाएगा सिर्फ, और सारे तथ्य वही रहेंगे। अब जो है अगला है बिहार स्टार्टअप नीति 2017। तो ये यहाँ पर एक तो ये तथ्य याद रखना है कि बिहार स्टार्टअप नीति बिहार सरकार द्वारा कब लाई गई, 2017 में लाई गई। एक तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं, इसी में राज्य में नई पीढ़ी के उद्यमों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है बिहार स्टार्टअप नीति 2017। दिसंबर 2021 तक स्टार्टअप के लिए जो है 23,341 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो है 4,987 इंक्यूबेशन के स्तर पर पहुंच गए हैं। इस नीति के तहत बिहार नवांकुर कोष न्यास से 185 नवांकुरों को जो है प्रमाणित किया भी जा चुका है। अब वहीं पर जब देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ जो है आवंटित भी किया है। तो यहाँ जो है बस ये डाटा सिर्फ चेंज हो जाएगा जब 2024 और 25 का हम लोग देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य था। अगला देखते हैं हम लोग जो रोजगार के बारे में। तो बिहार में जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश की प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। ये भी प्रश्न जो है पूछे जाने की ज्यादा संभावना है कि पुरुष और महिलाओं में श्रमिकों में जो अनुपात ये सबसे ज्यादा कम कहाँ पर है, तो बिहार में है। बिहार में पुरुष ज्यादा काम करते हैं, महिलाएं जो है कम काम करती है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में है जिसमें कि रेशियो जो है दोनों का समानुपातिक है ये चीज। तो ये तथ्य याद रखेंगे। अब आगे आते हैं, इसी में अन्य तथ्य जितना भी बेरोजगारी ये सब डाटा जो है चेंज होते रहता है। अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रत्यक्ष क्षेत्र के हिस्से के लिहाज से बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रों पर अगर जो विचार करें तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार जो है गिरावट आई है। 2016-17 में 22.1% से घटकर 19.2% हो गई। तो ये जो है ये घटी है, तो इसका मतलब ये अच्छा है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का जो है हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था पर कम होना एक हद तक अच्छा भी है। ये कैसे है, जब प्राथमिक क्षेत्र पर हम हिस्सेदारी कम होती है तो इसका मतलब ये है कि जो है हम कृषि आधारित चीजों पर कम जो है निर्भर हैं और जो है उद्योग पे ज्यादा जो है निर्भर हैं। और उद्योग पर जब दैट मीन्स कि द्वितीय क्षेत्र पर जब हम लोग निर्भरता जो है ज्यादा होती है तो वहाँ विकास भी ज्यादा होता है औद्योगिक। वहीं पर तृतीय क्षेत्र में भी जो है वृद्धि वो भी जो है अच्छा इंडिकेशन है। और तृतीय क्षेत्र बिहार में जो 2016-17 में 57.3 था, जो कि बढ़कर 2020-21 में 61.2% हो गया है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो है वो तृतीय क्षेत्र का रहा है। और ये जो है बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। तृतीय क्षेत्र का अभी हाल ही में जो है उसमें भी जो है बढ़ोतरी हुई है। अब आगे जो है हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य के आय के स्रोत के बारे में। तो राज्य सरकार के जो है आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, दो मुख्य रूप से स्रोत होते हैं राज्य सरकार के, केंद्र से प्राप्त वित्त स्रोत और आंतरिक आय स्रोत। केंद्र से प्राप्त वित्त स्रोत के अंतर्गत जो है राज्य को वार्षिक योजना एवं रखरखाव के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल केंद्र सरकार से करों में हिस्सा, ऋण, अनुदान की प्राप्ति होती है। केंद्र सरकार द्वारा वसूल की गई आयकर, संपत्ति कर और उत्पाद कर में वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य का अंश निर्धारित होता है। राज्य सरकार को संविधान की धारा 275 के अंतर्गत जो है सहायता अनुदान ग्रांट इन एड प्राप्त होता है। तो जो है ग्रांट भी दिया जाता है राज्य सरकार को, किसके द्वारा,
12 तो केंद्र सरकार के। इसके अतिरिक्त जो है राज्य को केंद्र से ऋण की भी प्राप्ति होती है। तो केंद्र से जो आय प्राप्त होता है, वित्त स्रोत प्राप्त होता है, वो कैसे होता है? तो एक तो उसको जो है कर में, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कर में जो है जो कर और ऋण होते हैं उसका अनुदान मिलता है। आयकर, संपत्ति कर, उत्पाद कर में जो हिस्सेदारी है वो मिलता है। उसके बाद जो है ग्रांट भी मिलता है राज्य सरकार को केंद्र द्वारा, और राज्य सरकार जो है ऋण भी प्राप्त कर सकती है या करती है केंद्र सरकार से। तो ये माध्यम है केंद्र से आय के स्रोत। अब देखते हैं आंतरिक आय स्रोत जो कि राज्य को प्राप्त होता है। तो राज्य को जो है कर राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, और राज्य के आय के जो है दो स्रोत होते हैं कर के रूप में, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो कि आय और संपत्ति पर लगते हैं, और प्रत्यक्ष कर जो वस्तु एवं सेवाओं पर जो है लगाए जाते हैं। पहली श्रेणी में मुख्य रूप से भू राजस्व, जैसे प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर में भू राजस्व कर जो है आता है, जो प्राचीन काल से ही जो है आय का प्रमुख स्रोत रहा है। 1950-51 में यह कर राज्य की आय का प्रधान स्रोत था, पर अब इसके महत्व कम हुए हैं, मतलब यह ह्रास हुआ है। देखेंगे 2016-17 में भू राजस्व जो है 971 करोड़ की प्राप्ति थी, जो कि 2021 में 300 करोड़ जो है रही। हालांकि अब जो है पुनः वृद्धि हुई है। इसके अलावा राज्य द्वारा जो है शराब पर शुल्क, नशीली वस्तुओं तथा प्रसाधन सामग्रियों पर लगाया गया शुल्क जो है उससे राजस्व संग्रह प्राप्त होता है। राज्य में अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है बिक्री कर है। ये आप लोग रट लेंगे, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य को जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुआ था, और वो परंपरागत रूप से अभी भी चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजस्व के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग जो है शुरू हुआ था। वहीं पर कर आय के अतिरिक्त जो है राज्य को ब्याज की वसूली से भी जो है लाभांश प्राप्त होता है, तथा सामान्य सेवाएं जैसे लोक निर्माण, प्रशासनिक सेवाएं, जेल, सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, सहकारी विकास, जल आपूर्ति आदि, तथा आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, सहकारिता, वानिकी आदि से भी जो है आय प्राप्त होती है। तो ये सब जितने भी ऊपर बताए हैं ये सब स्रोत हैं आय के। बिहार सरकार का या कोई भी स्टेट का होता है, लेकिन बिहार सरकार की चूंकि यहाँ बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार का आप लोग याद रखेंगे, और ये आपको मेन में भी काम देगा। ये सब तथ्य अगर जो अभी रट लेंगे, याद कर लेंगे तो वो अच्छी है। अब देखते हैं बिहार में भूमि सुधार, ये जो है मुख्य रूप से आपको मेन में पूछा जाएगा। तो बिहार में भूमि सुधार के निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए गए। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, उसके बाद भूमि धारण संबंधी सुधार किए गए, जोतों की चकबंदी की गई, जोतों की सीमाबंदी की गई, और सहकारी कृषि को जो है बढ़ावा दिया गया। बिहार में कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले भू सुधार का महत्वपूर्ण कदम 1954 का भूदान यज्ञ कार्यक्रम है, जो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। वहीं पर हम देखें कि भूखंडों के विभाजन और बिखराव से पैदा स्थिति के कारण कृषि की अलाभकारिता को दूर करने और आधुनिक कृषि औद्योगिकी के कार्यान्वयन की आधारशिला निर्मित करने हेतु बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956 पारित किया गया। तो ये याद रखेंगे कि बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में। बिहार सरकार ने भूमि अधिसीमन या भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित किया? तो 1961 में। इसको भी आप लोग रट लेंगे इस दोनों को। बिहार राज्य में करीब 68.80 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है। बिहार राज्य में मिट्टी सर्वेक्षण जो है 1954 से लेकर 1966 के बीच हुआ, और बिहार में 22 प्रकार की भूमि के वैज्ञानिक समूह चिन्हित किया गया है।
तो ये था बिहार में भू सुधार से संबंधित। अब देखते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण और उसके उबरने के प्रयास। हालांकि ये तथ्य जो है आपको पीटी में नहीं अपितु मेन में पूछा जाएगा, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। बिहार का पिछड़ेपन एक ऐतिहासिक तथ्य है। बिहार जो में पिछड़ेपन जो है ब्रिटिश शासन के दौरान एक रणनीति के तहत पिछड़े रखा गया था। राज्य में विकास से जुड़े कार्य निम्न स्तर पर रखे गए, परिणाम स्वरूप बिहार हमेशा ही पिछड़ा बना रहा, जिसकी पुष्टि 1930 में सरकारी आंकड़ों के आधार पर तैयार बिहार और उड़ीसा में सुधार की कार्यक्रम प्रणाली पर भारतीय संवैधानिक आयोग के ज्ञापन से भी जो है पता चलता है। यह दस्तावेज दर्शाता है कि इस तरह के औपनिवेशिक प्रशासन ने राज्य की न्यूनतम प्रशासनिक जरूरतों की अपेक्षा जो है की है। ये 1930 में ही आंकड़े जो है आ गए थे। उसके बाद अगर देखेंगे बाद में भी जो है ये राज्य में जो है विकास की जो है कम रहने की कारण था धीमी विकास गति और काफ़ी हद तक कम योजना खर्च, पूर्व में प्राप्त अपर्याप्त केंद्रीय सहायता और अपर्याप्त संस्थागत वित्तीय सहायता जो है जिम्मेदार था। तो ये भी याद रखें, कम योजना खर्च जो है केंद्र सहायता कम मिलती थी उसके कारण भी, और अपर्याप्त संस्थागत वित्त सहायता भी जो है ये था। ये सब तथ्य था। इसके अलावे आप लोग देखेंगे उद्योगों का जो है उद्योग का कम होना भी, खास करके वर्तमान संदर्भ में, क्योंकि अगर जो 2000 से पहले देखेंगे तो उस समय झारखंड में जो है बहुत सारे उद्योग लगे थे, लेकिन वो भी जो है उस उद्योगों का जो है बंटवारा वो सही रूप से संकुल सही नहीं था, इसलिए भी जो है पिछड़ापन था। वहीं पर देखेंगे केंद्र क्षेत्र में निवेश के कम और गिरते स्तर की भी पिछड़ेपन का योगदान है। तो केंद्रीय क्षेत्र जो है यहाँ निवेश भी कम किया। 1975-76 में बिहार का प्रतिशत 30.66 था। 1990-1 में यह घटकर 8.24 प्रतिशत रह गया, और 1995-96 में निवेश सबसे कम 2.68 प्रतिशत रह गया बिहार में निवेश। तो ये भी जो है पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण बिहार में रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और 90% जो है ग्रामीण वो जनता आजीविका के लिए कृषि पर ही जो है निर्भर है। इसके बारे में हम जो है अब कल चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है करंट अफेयर्स आज का देख लेते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे पहला करंट अफेयर्स है माउंट एटना, ये जो है कहाँ पर है, तो ये इटली में है। इटली का एटना ये बार बार पूछा गया है। इसमें जो है हाल ही में जो है लावा का उद्गार हुआ है। इटली के सिसिली द्वीप पर ये स्थित है। इटली का एटना इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर माउंट एटना स्थित वो रागिन ज्वालामुखी क्रेटर से लावा फूटकर बह रहा है। पिछले 3 हफ्ते से लगातार जो है ज्वालामुखी का लावा बह रहा है। तो आपको बस याद रखना कि इटली का एटना कहाँ पर एटना कहाँ पर ज्वालामुखी है। अगला देखते हैं, अगला है कि पिक्सल सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया जाएगा अगले साल, किसके द्वारा, वायुसेना के द्वारा। किस लिए, तो सीमाओं की निगरानी करने के लिए जो है पिक्सल सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। और इस पिक्सल सैटेलाइट को जो है बनाया किसने है, तो पिक्सल सैटेलाइट को जो है पिक्सल नाम की जो है एक पिक्सल स्पेस एक कंपनी है, बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है, इसने जो है बनाया है। और इस पिक्सल सैटेलाइट से जो है वायुसेना सैनिकों द्वारा बहुत ही क्लियर पिक्चर जो है ये देखा जा सकता है सीमाओं पर। तो ये पिक्सल सैटेलाइट किसके लिए है ये आप लोग ध्यान, और कौन सा छोड़ेगा ये याद रखना है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो है सदाबहार संबंधों को ठोस आधार जो है दिया जा रहा है। और 41 साल बाद जो है ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जो है प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। इससे पहले नेहरू जो है 1955 में और इंदिरा गांधी 1983 में जो है ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप का एक देश है, वहां गए थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर जो हैं, इन्होंने जो है स्वागत किया है। तो ये भी याद रखेंगे कि वहां जैसे यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री बोला जाता है, वहां देश के प्रमुख को जो है चांसलर बोला जाता है। जैसे जर्मनी में भी चांसलर बोला जाता है, तो उसी तरह जो है ऑस्ट्रिया में भी जो है चांसलर बोला जाता है। और इसका जो है दौरा 41 साल बाद 9 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और द्विपक्षीय संबंधों पर जो है मुद्दों पर बात होगी। तो आप ऑस्ट्रेलिया का चांसलर का नाम जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। बिहार में जो ब्रिटेन में भारतीय मूल की लिसा नंदनी जो है वो नई सांस्कृतिक मंत्री जो है बनी है। और लिसा नंदनी जो है विगन संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। वहीं पर जो है एक और तथ्य याद रखेंगे बिहार के संदर्भ में कि जो के नारायण हैं, ब्रिटिश संसदीय चुनाव में उत्तरी बिहार के लेबर पार्टी के कनिष्क नारायण जो है सांसद बने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कि बिहार से है। वही प्रधानमंत्री कौन बने हैं कि ब्रिटेन के कीर स्टार्मर जो है प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये है जोरावर जो है। जोरावर क्या है? तो एक टैंक है। एक तो ये तथ्य याद रखेंगे। इसको बनाया कौन? तो DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टुब्रो जो है टिब्रो, इसने मिलकर जोरावर बनाया है। एक टैंक जो कि बहुत ही हल्का टैंक है और इसको लद्दाख और चीनी सीमा पर जो है तैनात किया जा सकता है। तो जोरावर क्या है ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं। विनेश फोगाट जो है, इन्होंने स्पेन ग्री प्रीमियर लीग में जो है ये स्वर्ण पदक जीती हैं। ये एक महिला पहलवान है, ये याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि ईरान के जो है नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। मसूद पेजेशकियन जो हैं ये चुन लिए गए हैं। ये तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।